हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करते होंगे। आइए आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था। ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। देखिए, एलिजाबेथ प्रथम का समय 1533 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक रहा। यह हेनरी अष्टम तथा एनी बोलीन की पुत्री थी, जो 1558 ईस्वी से 1603 तक इंग्लैंड की महारानी थी। स्पेनिश आर्मेडा की पराजय 1588 ईस्वी के शासन में हुआ। महान साहित्यकार शेक्सपियर इनके राज्यकाल में ही था। भारत में उस समय अकबर का साम्राज्य था। अकबर 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1605 ईस्वी तक भारत का शासक रहा। यही समय एलिजाबेथ का भी था। एलिजाबेथ के ही समय में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? ऑप्शन देखते हैं। ए निम्बार्क, बी चक्रधर, सी नामदेव, डी रामदास। देखिए, वारकरी संप्रदाय की स्थापना नामदेव ने की थी। वे महाराष्ट्र के संत थे और उनका समय 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक था। वह जाति के दर्जी थे और सभी प्रकार के जातिगत भेदभाव का विरोध करते थे। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोवा या विठल विष्णु के रूप में थे। विठोवा या विष्णु के उपासकों को वारकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। रामदास 1608 ईस्वी से 1681 ईस्वी तक महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि थे। दासबोध उनकी रचनाओं तथा उपदेशों का संकलन है। ये शिवाजी के भी गुरु थे। अन्य वारकरी संतों में एकनाथ और तुकाराम का नाम आता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी नामदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, डी निर्वाण। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल के 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ। इनके पिता सुद्धोधन शाक्य गढ़ के मुखिया थे। माता महामाया कौशल्य वंश की थी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के रात एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान संबोधित की प्राप्ति हुई। उसके बाद सारनाथ के ऋषिपत्तनम या मृगदाव में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया तथा 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन है ए चैतन्य ने, बी निम्बार्क ने, सी रामानंद ने, डी शंकरदेव। देखिए, कामरूप असम में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाने वाले शंकरदेव थे। इनका समय 1449 से 1568 ईस्वी तक था। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति भक्ति पर केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय एक सरल संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शंकरदेव मूर्ति पूजा कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। वे अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे, जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे। असम में महानतम वैष्णव संत होने के कारण ये असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी शंकरदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया वह था। ऑप्शन देखते हैं। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी रुद्रदामन, डी स्कंदगुप्त। देखिए, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने एक झील का निर्माण कराया था। गुजरात में गिरनार के निकट अत्यंत प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्पगुप्त द्वारा किया गया, जबकि अशोक के समय के राज्यपाल कुशाभ द्वारा इस झील में से सहायक नहरें निकाली गई थी। गुप्त शासक स्कंदगुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, अपितु एक आदर्श प्रशासक भी था। उसके जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत
पर्ण पदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया। इस लेख में प्रशासक चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। ऑप्शन देखते हैं, ए अग्नि को, बी इंद्र को, सी रुद्र को, डी विष्णु को। देखिए, ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इनमें 1028 सूक्त हैं। इसमें इंद्र के लिए 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। इंद्र आकाशीय देवताओं के प्रमुख स्थान रखते हैं। ये तूफान और मेघ के देवता माने जाते हैं। पुरु को नष्ट करने के कारण उन्हें पुरंदर कहा जाता है। इनके बाद वरुण का स्थान आता है। ये या तो इंद्र के समकक्ष थे या दूसरा स्थान पर आते हैं। अग्नि का भी स्थान ऋग्वेद देवताओं में प्रमुख। इनके लिए 200 सूक्त समर्पित है। वह देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ है, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित सामग्री को स्वीकार करके देवताओं तक पहुंचा। रुद्र भी एक महत्वपूर्ण देवता है। ये आंधी के प्रतीक है। विष्णु का भी उल्लेख ऋग्वेद में हुआ, किंतु उस समय इनका इतना महत्व नहीं था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र, क्योंकि सर्वाधिक ऋग्वेद में सूक्त समर्पित है इंद्र को 250, उसके बाद अग्नि को 200। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन से शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है। ऑप्शन देखते हैं, ए 478 ईस्वी, बी 499 ईस्वी, सी 613 ईस्वी, डी 634 ईस्वी। देखिए, प्रश्न में चालुक्य अभिलेख की तिथि 556 शक संवत दिया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी को 135वें वर्ष में शकों को पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा जाता है। इस प्रकार शक संवत की प्रारंभिक तिथि 135 और -57 कर दीजिए तो 58 ईस्वी निकलेगी। कुछ विद्वान इसका प्रवर्तक किसी शक शासक को मानने के पक्ष में है, किंतु अधिकांश यह स्वीकार करते हैं कि प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ही इसका प्रवर्तक है। इस हिसाब से जब चालुक्य अभिलेख की तिथि की जानकारी ईस्वी में करते हैं तो 78 + 556 दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 634 आएगा। तो 634 ईस्वी इसका ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शिल्पाधिकारम का लेखक था। ऑप्शन देखते हैं, ए इल्गो, बी परड़, सी करिकाल, डी विष्णु स्वामी। देखिए, शिल्पाधिकारम संगम साहित्य का महत्वपूर्ण का महाकाव्य है। इसका लेखन महान चोल नरेश करिकाल का पौत्र इल्गो था। यह बहुत यथार्थवादी ग्रंथ है। इसमें पहाड़ या कावेरी पत्तनम के धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोलन और उनकी सुंदर पर अभागी पत्नी कनगी से संबंधित बहुत दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि श्रीलंका का राजा कजबाहु प्रथम चेन नरेश सेनगुटवन द्वारा कौमार्य की देवी कनगी के एक मंदिर की स्थापना के अवसर पर उपस्थित था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। ऑप्शन देखते हैं, ए अजंता में, बी एलिफेंटा में, सी एलोरा में, डी कार्ले में। देखिए, एलोरा में बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। इन गुहाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने 750 ईस्वी से 950 ईस्वी के मध्य कराया था। यहाँ बौद्ध चैत्य एवं विहार, हिंदू मंदिर और जैन देवालय कुल मिलाकर 34 की संख्या में पर्वतों को तराश कर बनाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी एलोरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भिंडी में पित्तवर्ण सिरा की बीमारी होती है। ऑप्शन देखते हैं, ए माहो से, बी सफेद मक्खी से, सी फुदका से, डी कवक से। देखिए, भिंडी के उत्पत्ति स्थल अफ्रीका के गर्म प्रदेश में माने जाते हैं। भिंडी की फसल के लिए गर्म और उपोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। इसके लिए जीवाश्मयुक्त अच्छी तरह तैयार भुरभुरी दोमट मृदा उचित है। इसकी कई प्रजातियां हैं, पूसा मखमली, पूसा सावनी, लखनऊनी, रेड बंडर आदि। भिंडी के पित्तवर्ण सिरा रोग का कारण सफेद मक्खी है।
यह एक प्रकार का विषाणु रोग है जिसको सफेद मक्खी फैलाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद मक्खी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? ऑप्शन देखते हैं, ए चना की, बी कपास, सी मूंगफली, डी गेहूं। देखिए, कौशल मूंगफली की प्रजाति है। भारत के तिलहन फसलों में मूंगफली का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें 25% प्रोटीन, 10% कार्बोहाइड्रेट एवं 40% वसा पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली क्षेत्रफल के हिसाब से गुजरात में बोई जाती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। ऑप्शन देखते हैं, ए कुमारगुप्त ने, बी हर्ष ने, सी धर्मपाल ने, डी लक्ष्मण सेन ने। देखिए, बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र रहा। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 775 से 800 ईस्वी में कराई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए तथा उन्होंने उदारता पूर्वक अनुदान दिया। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए हैं। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं सदी तक इसे राज्य की संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 सदियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और उसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह था? ऑप्शन देखते हैं, ए हेमचंद, बी हीर विजय सूरी, सी जिनसेन, डी उमास्वती। देखिए, बादशाह अकबर जैन धर्म के विद्वानों के संपर्क में बहुत पहले ही आ गया था। कहा जाता है कि 1568 ईस्वी में उसने जैन धर्म के दोनों पक्षों के मध्य सत्रार्थ करवाया था। 1582 ईस्वी में गुजरात के महान जैनाचार्य हीर विजय सूरी को जैन धर्म के सिद्धांत समझाने के लिए निमंत्रण देकर बुलवाया था। इसके अगाध ज्ञान, गंभीर चिंतन तथा साधु स्वभाव से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए सब मांस भक्षण करना बंद कर दिया। पशु पक्षियों के वध पर रोक लगा दी। हीर विजय सूरी मुगल दरबार में 2 वर्ष तक रहे। इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हीर विजय सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूंनामा लिखा? ऑप्शन देखते हैं, ए जेबुन्निसा, बी जहां आरा, सी गुलबदन बेगम, डी रोशन आरा। देखिए, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। उसका जन्म 1523 ईस्वी को हुआ था। उसने हुमायूंनामा नामक ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की। यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित और दूसरा हुमायूं का हालात बयान करता है। बाबर के बारे में उसने बहुत विस्तार से नहीं लिखा, जबकि हुमायूंनामा का हिस्सा 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में सिंध छोड़ने से काबुल पहुंचने और कामरान को अंधा करने की घटनाएं हैं, जबकि दूसरे में काबुल विजय का जिक्र है। जहां आरा और रोशन आरा औरंगजेब की बहनें थीं और जुगनेसा उनकी पुत्री थी। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष? ऑप्शन देखते हैं, ए 1955 में, बी 1965 में, सी 1970 में, डी 1973 में। देखिए, सन 1965 ईस्वी में कृषि कीमत आयोग सीएपी का गठन कृषि उपजों के समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु किया गया, जिसने सर्वप्रथम गेहूं के संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। सन 1985 ईस्वी में इस कमीशन का नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए मैग्नीशियम आतिशबाजी, बी यूरेनियम परमाणु, सी सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, डी जिंक गैल्वनीकरण। देखिए, मैग्नीशियम एक धातु है जिसके कई अयस्क हैं, जैसे मैग्नेसाइट, डोलोमाइट,
पर्लेलाइट आदि। इसका उपयोग धातु मिश्रण में फ्लैश बल्ब बनाने तथा आतिशबाजी में होता है। जिंक एक यौगिक है जिसका प्रयोग बैटरी बनाने, हाइड्रोजन बनाने, मलहम बनाने आदि में किया जाता है। चांदी भी एक धातु है। इसका उपयोग सिक्के व आभूषण बनाने, बर्तनों में चढ़ाने में, सिल्वर ब्रोमाइड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह धातु में भरने व दर्पण बनाने में भी प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में चांदी सिल्वर का प्रयोग नहीं होता। यूरेनियम परमाणु बम बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए इकोटोन, बी सक्सेशन, सी क्लाइमैक्स, डी सीरल। देखिए, जीवों और वातावरण के मध्य स्थापित होने वाले अंततः संबंध और निर्भरता पर आधारित पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र में वातावरण या उसके घटकों में आने वाले कुछ छोटे परिवर्तनों समायोजित करने की स्वचालित क्षमता होती है, जिसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। पारिस्थितिकी में टिकाऊ जैव समूह संक्रमिका या इकोटोन कहलाता है। इकोटोन दो बायोम के मध्य संक्रमणकालीन या अतिव्यापन क्षेत्र है, जिसमें दोनों बायोमों के जंतु या पादप पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में। देखिए, मोनोजाइट एक परमाणविक खनिज अयस्क है। यह पेग्मेटाइट शैलों में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियम तथा लिथेनम का मिश्रण है। मोनोजाइट की प्राप्ति बालुका निक्षेपणों से होती है, जिसका निर्माण प्री-कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने से हुआ है। इसकी प्राप्ति समुद्र तटीय बालुका निक्षेपणों में होती है। यह मुख्यतः केरल में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, बी स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, सी सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन, डी टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में विकल्प ए में दिए गए घासों के नाम और उनके पाए जाने वाले जलवायु का सही सुमेलन नहीं है, क्योंकि डाउन्स घास का मैदान दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्णकटिबंधीय में पाया जाता है, जबकि विकल्प में इसे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान बताया गया है, जो कि गलत है और सारे सही हैं। स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये सही है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन ये भी सही है। टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन ये भी सही है। तो इसमें पूछा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेब के फल में लाली का कारण है। ऑप्शन देखते हैं, ए एंथ्रोसाइनिन, बी लाइकोपीन, सी कैरोटीन, डी जेंथिफिल। देखिए, सेब के फल में लाली एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। इसके अलावा रुइयां कीट, गोडटेल, छेदक कीट आदि कीटों द्वारा रोग फैलाया जाता है। सेब का एक अन्य रोग है सफेद चूड़। इन सबके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफास, पैराथियान, डाइजियान एवं वास्टिक का प्रयोग किया जाता है। सेब समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। भारत में यह कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोसाइनिन। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, ए धल्ली राजहरा लोएक्स, बी राखा तांबा, सी नेल्लोर मैग्नीज, डी अमरकंटक बॉक्साइट। देखिए, धल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में है, जो लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राखा उत्पादन क्षेत्र झारखंड उड़ीसा के बीच फैले 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र स्थित है। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है, जो माइका अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है।
ना कि मैग्नीज के लिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी मैसूर में, डी तेलंगाना में। देखिए, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने कंपनी की बढ़ती जातियों के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया, जो तमिलनाडु में है। उस समय मैसूर राज्य में स्थित था। वेलुथम्पी ने 1808 में फ्रांस एवं अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए समर्थन स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अधोलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं, ए 1849 सतारा का विलयन, बी 1848 पंजाब का विलयन, सी 1856 अवध का विलयन, डी 1855 झांसी का विलयन। डलहौजी के कार्यों में उसका व्यक्तिगत का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उसका मानना था कि राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए उसके धनतक पुत्र को अनुमति है, परंतु गद्दी पे अधिकार के लिए उसकी अनुमति नहीं है। इसी को नियम बनाकर उसने अपने सिद्धांत को लागू किया। जो राज्य व्यक्तिगत के सिद्धांत के अनुसार विलय किए थे वे सतारा 1848, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। उसने 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अधिग्रहण कर लिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 अवध का विलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ऑप्शन देखते हैं, ए एनी बेसेंट ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी महात्मा गांधी ने, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। देखिए, लंदन इंग्लैंड के क्रांतिकारी आतंकवाद का नेतृत्व मुख्यतः श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर, मदन लाल धिंगरा एवं लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में यही भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित कर स्वराज प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी दमन के कारण श्यामजी पेरिस तथा अंततः जेनेवा चले गए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन देखते हैं, ए के.टी. शाह, बी विपिन चंद्र पाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी डॉक्टर मंजे। देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया, जिसकी परिणति चौरी चौरा के बाद गांधी जी ने बंद में किया। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस का कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिससे कानून का उल्लंघन होता है। अनेक राष्ट्रीय नेता यथा सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू इत्यादि ने गांधी जी के असहयोग वापस लेने के निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की। डॉक्टर मंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मंजे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।